अच्छा, सब क्लास में है ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? जरा सब एक दफा रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। हाँ खजीना, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? खजीना। अच्छा जी, तो हमने कल पढ़ा था वेबसाइट क्या होती है, और ओबियसली उस पे वेबसाइट बनाने को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। आज कुछ बेसिक हम वेब डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हमारे पास तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास डोमेन है। दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो होस्टिंग है। और थर्ड वन इज टूल या टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने वेब डेवलपमेंट करनी है। अब इनको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि ये तीनों रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इनका क्या क्या रोल है हमारी वेब डेवलपमेंट के दौरान। सबसे पहली मैंने कहा कि डोमेन है, दूसरी होस्टिंग है, और तीसरा टूल या टेक्नोलॉजी है जिसको हमने यूज करते हुए वेबसाइट बनानी है। अच्छा जी, डोमेन क्या होता है? किसी को अंदाजा है यहाँ पे? सर, वो जो डॉट पीके या डॉट कॉम होता है, आई थिंक उसको डोमेन कहते हैं शायद। एग्जैक्टली कंफर्म सही नहीं। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वेब सर्वर इज समथिंग डिफरेंट। मैं इसको एलेबरेट करता हूँ डोमेन को। आप अगर बिल्कुल बिल्कुल सादा अल्फाज में बोले ना डोमेन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि नाम आपकी वेबसाइट का, जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रख रहे हैं उसको आप डोमेन कह रहे हैं, बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर आप बोले तो। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना OLX, तो OLX का डोमेन बेसिकली OLX ही है। यानी कि उसका जो डोमेन है वो मुकम्मल एज ए डोमेन, एज ए एड्रेस, उसका डोमेन olx.com.pk है। इसी तरह दराज का डोमेन है दराज.pk। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का डोमेन है pu.edu.pk। बेसिकली उनकी वेबसाइट का ये नाम भी है और उनकी वेबसाइट का ये एड्रेस भी है। डोमेन हम अपनी वेबसाइट के नाम या एड्रेस को कहते हैं। एड्रेस से मुराद क्या है? ऐसा एड्रेस जो यूनिक सिर्फ आपके पास हो दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर किसी और के पास वो एड्रेस ना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम pu.edu.pk लिखें तो हार्वर्ड की वेबसाइट खुल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये कैसे करेंगे कि हम सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट हमने खोलनी है? मिसाल के तौर पे मेरा नाम उस्मान है, मैं उस्मान आसिफ डॉट कॉम एक वेबसाइट ले लेता हूँ। उस्मान आसिफ डॉट कॉम ही किसी और सपोज सऊदिया में किसी और इंसान ने वेबसाइट बनाई हुई है, तो आप जब मेरी वेबसाइट खोलेंगे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो उसके फैन फॉलोइंग्स जो या उसके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एक एड्रेस दो जगह पे नहीं चल सकता, एक एड्रेस एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है। उस्मान आसिफ डॉट कॉम अगर मैं बात करूं तो ये मेरा डोमेन होगा। जो हमें बताया जाता है ना www.uzmanaasif.com या www.google.com, www.facebook.com, www.olx.com.pk या दराज.pk, या फिर इसी तरह
parkwheels.com या इस तरह जो भी आपके पास एड्रेस आता है वो बेसिकली आपका डोमेन होता है। अच्छा, अब इस डोमेन के अंदर आप लोग एक चीज नोट करेंगे, कहीं पे डॉट कॉम इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डॉट पीके इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डॉट कॉम डॉट पीके इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? हुआ ये कि आपने किसी सोसाइटीज के अंदर देखा होगा कि वहां पे हाउस नंबर 15 उमर ब्लॉक, सपोज वो उनका उमर ब्लॉक है कोई और उसके अंदर हाउस नंबर 15 है, लेकिन वो हाउस नंबर 15 वहां पे दो आ गए। कैसे भी वो नंबरिंग का फॉल्ट था या फिर एक ही प्लॉट पे दो घर बन गए, तो वो अब दो हाउस नंबर 15 आ गए। तो वो क्या करते हैं, वो हाउस नंबर 15 बाय ए लिख देते हैं और फिर हाउस नंबर 15 बाय 2 लिख देते हैं, या फिर हाउस नंबर 15 बाय ए और हाउस नंबर 15 बाय बी, इस तरह करके वो उसको उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। कभी देखा है ऐसा? यार रिस्पॉन्ड तो किया करें, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हमारा डोमेन है जिसके अंदर किसी जगह पे olx.com इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे olx.com.pk इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे olx.pk .in इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी यही चक्कर है। अब एक ही नाम डिफरेंट लोगों को चाहिए, लेकिन उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनकी अपनी अपनी यानी कि कहीं पे डॉट पीके इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डॉट कॉम इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डॉट आई एन इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे डॉट यूके इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो अलग अलग इस्तेमाल होना शुरू हुए हैं ना, बेसिकली इसकी वजह ये है कि एक ही एड्रेस मल्टीपल लोगों को चाहिए होता है। जब मल्टीपल लोगों को एक ही एड्रेस रिक्वायर्ड होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सटेंशन में चेंजिंग कर लेते हैं ताकि उनका एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है, इसकी मैं मिसाल ऐसे भी आपको दूंगा कि अक्सर होता है ना कि घर में दो तीन लोगों के पास नंबर होते हैं, नंबर सेम होते हैं, सिर्फ कोड में चेंजिंग होती है कुछ। मिसाल के तौर पे मेरे पास, एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास नंबर है 0300, आगे सेम कोड है, और मेरे बड़े भाई के पास नंबर हो 0321 और आगे सेम कोड हो, या फिर 0301 और आगे सेम कोड हो। अक्सर ऐसा देखा है ना, या फिर एक ही इंसान डिफरेंट उसने कोड्स के साथ सेम नंबर रखा होता है, एक उसने अपने बिजनेस क्यूरीज के लिए रखा होता है, एक अपने लिए रखा होता है, तो इस तरह से। तो यस बेसिकली सर। बेसिकली एग्जैक्टली ये वही काम हो रहा है। ये सिर्फ आपका समझ ले वो कोड चेंज हो रहा है, बाकी एड्रेस सेम है। अब उससे क्या हुआ, अब वो जो आपका कोड चेंज हो जाता है फोन नंबर में, तो आपके मिसाल के तौर पे बड़े भाई के पास जो कोड है 0321, आपके पास 0300 है, बाकी सेम नंबर है सारा। सपोज बाकी नंबर है सारा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका बाकी नंबर है। तो अगर मैं कॉल करता हूँ 0321 पे, तो ऐसा कभी हो सकता है कि वो आपके बड़े भाई को जाने की बजाय आपको कॉल आ जाए, या फिर मैं 0300 पे कॉल करूं तो वो आपको कॉल जाने की बजाय आपके बड़े भाई को चली जाए? तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कोड के चेंज होने से एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपकी बजाय आपके बड़े भाई को चली जाएगी। तो एग्जैक्टली यही काम हो रहा है डोमेन के अंदर, कि जब हम मिसाल के तौर पे uzzman-asif.com है, या फिर कोई भी ऐसा एड्रेस है जिसका एक एक्सटेंशन है डॉट पीके, हम डॉट पीके लिखेंगे तो कोई और वेबसाइट ओपन होगी, अगर हम डॉट कॉम लिखेंगे तो हो सकता है वो किसी और के पास एड्रेस हो और वो किसी और की वेबसाइट ओपन हो। मैं आप लोगों को इसकी मिसाल देता हूं। और बेसिकली एक्सटेंशंस इसीलिए इस्तेमाल हो रही हैं ताकि, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है ना, पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए फिर वो एक्सटेंशंस बनाई गई हैं, ताकि मल्टीपल एक्सटेंशंस है, बेशुमार एक्सटेंशंस हैं, इतनी एक्सटेंशंस हैं कि वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सटेंशंस की लिस्ट, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा एक्सटेंशंस होती हैं।
इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, जो हमारे असली नाम के बाद जो डॉट कॉम या डॉट पीके या डॉट edu डॉट पीके या डॉट कॉम डॉट पीके या डॉट यूके या डॉट नेट या डॉट org या इस तरह की जो भी चीज लग रही होती है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ रही है? ठीक है। मैं अपने पास OLX की एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, olx.com.pk। ये आपके सामने क्या ओपन हुआ है? कोई बताएगा आपके सामने इस वक्त क्या ओपन है? अच्छा, ये मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान की OLX की वेबसाइट ओपन हो गई है। मैंने डोमेन क्या लिखा है? कोई बताएगा मुझे मैंने डोमेन क्या लिखा था? पूरा डोमेन बताएं ना, OLX नहीं। जुनैरा, आपने सिर्फ एक्सटेंशन लिखी है और रामिश ने सिर्फ बेसिक जो उसका एड्रेस है वो लिखा है। पूरी इसकी डोमेन है olx.com.pk। ये इसकी मैंने डोमेन लिखी है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है? ये जो ऊपर मैंने डोमेन लिखी है, ये आप लोगों को नजर आ रही है? olx.com.pk। अच्छा, इसके साथ एक और मैं वेबसाइट खोलता हूं। अच्छा, अब भी OLX ही ओपन हुई है। अब यहाँ पे कोई मुझे बताएगा मैंने डोमेन क्या लिखा है? OLX.in। अच्छा, ये IN लिखने से क्या फिर फर्क पड़ा है? तो इसकी डोमेन चेंज हो गई है। डोमेन चेंज हुई, लेकिन वेबसाइट तो OLX ही ओपन हुई है। OLX से ओपन है। हाँ जी। इंडिया की ओपन हुई है सर। इंडिया की ओपन हुई है, एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देखें इंडियन रुपीस में आ रहा है सब कुछ। ये इंडिया की ये देखें, मिसाल के तौर पे, अब इनके तो नाम भी मुझे नहीं पढ़ने आ रहे। समुद्रापुर, मतलब वो जो है ना, जरा ये ऊपर भी लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है? तो ये देखे, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, तो ये इंडिया की इस वक्त वेबसाइट ओपन हुई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर डॉट पीके होता है, इस तरह इंडिया के अंदर वो डॉट IN इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मैं olx.in इस्तेमाल करता हूं तो इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाती है, क्योंकि OLX ने ऑपरेट करना है मल्टीपल कंट्रीज में, और ऑब्वियसली उसकी जरूरत है कि वो, अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में शो होती रहेंगी तो उनके लिए तो फायदा नहीं है। या पाकिस्तानी रुपीस अगर इंडिया के अंदर पाकिस्तानी रुपीस में प्रोडक्ट्स आएंगी तो उनके लिए तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए इंडिया की वेबसाइट बनाएंगे अलग से, उसके लिए अलग से उन्होंने फिर एड्रेस उनको लेना पड़ा ताकि OLX भी नाम के अंदर आ जाए। तो एक एक्सटेंशन चेंज करने से उनको फायदा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने olx.com.pk बना दी और इंडिया के लिए उन्होंने olx.in बना दी। समझ आइए आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे? ये olx.com.pk लिखते हैं तो ये सर देखें, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, अभी कटना शुरू हुई है?
जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं पूछ ये रहा था आप लोगों से कि ये देखें olx.com.pk लिखने से OLX की पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो गई है और olx.in लिखने से OLX की इंडिया की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये आप लोगों को डोमेन की बात समझ आई है? डोमेन क्या होता है? यस सर। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ google.com, तो बेसिकली ये google.com आपका डोमेन है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो अक्सर हम देखते हैं ना, अक्सर जगह पे कार्ड्स वगैरह पे, बिजनेस कार्ड्स में या फिर इस तरह और हमारी बुकलेट्स वगैरह में या प्रमोशंस वगैरह जब आ रही होती हैं तो उनमें जब कंपनी का ये डोमेन लिखा होता है तो वहां पे लिखा होता है www डॉट, जो भी आगे उसका डोमेन होगा, उसका कंपनी का नाम होगा वो लिखा होगा और सपोज उसके बाद .com है, तो इस तरह से एड्रेस लिखा होता है। तो सर जी बेसिकली ये डोमेन पूरी वेबसाइट लिंक को कहते हैं या सिर्फ .com या .pk को कहते हैं? नहीं नहीं, पूरी वेबसाइट लिंक को कहते हैं, पूरे एड्रेस को कहते हैं ठीक है, डोमेन। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरी आवाज अभी भी कट रही है सबके पास? अच्छा, तो खजीना आप रीज्वाइन करें, मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब ये देखें आपकी जो आवाज है, सॉरी, आपके ये पास जो डोमेन है वो इस तरह से लिखी होती है www.abc या xyz.com, ये इस तरह से आपके पास एक डोमेन लिखी होती है। अब आपने ये नहीं नोट किया कि हमने www कहीं भी नहीं लिखा लेकिन वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं, जबकि यही वेबसाइट्स का एड्रेस www के साथ लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे बस इतना ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता दूंगा कि जो ये www है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये लग ही जाना होता है, हम लिखें ना लिखें ये हमारा एड्रेस के साथ लग ही जाता है। ठीक है, अब ये देखें, ये www हमने नहीं लिखा था लेकिन फिर भी उसने लगा दिया है, उसके पीछे उसके जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो उसने उसके साथ उसको लगा दिया है। तो ये जो www है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो बाय डिफॉल्ट है, आपका खुद ब खुद लग जाता है। जैसे आप पाकिस्तान में किसी को कॉल करेंगे ना, 0321 आगे जो भी 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप ये कहें कि यार *92, अब *92 पाकिस्तान का कोड है, तो वो पाकिस्तान का कोड तो ऑब्वियसली लग ही जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक कोड वर्ड है, तो ये जो है ना लग ही जाता है उस वेबसाइट के साथ। कोई भी डोमेन हो, डोमेन के साथ ये लाजमी लग जाता है। ठीक है, बाकी असल जो डोमेन आपकी शुरू होती है वो यूं समझ लें कि आगे abc.com, ये आपकी डोमेन होगी। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये जो .com.pk ये साथ लिखा होता है ये डोमेन होती है या फिर पूरा लिंक एड्रेस होता है, तो बेटा पूरा लिंक जो olx.com.pk ये पूरा डोमेन है। .com.pk ये सिर्फ एक्सटेंशन होती है जो आप अपनी डोमेन के साथ कुछ डिफरेंस करने के लिए, सेम ताकि ना हो किसी और वेबसाइट के साथ, तो उसमें कुछ डिफरेंस करने के लिए जो आप एक्सटेंशंस को चेंज करते हैं ना, तो ये उस काम के लिए होती है। बाकी आपकी जो डोमेन है वो पूरी होगी जहां से आपका कंपनी नेम शुरू होता है और जहां पे .com या .pk खत्म होता है, ये पूरी आपकी डोमेन होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर करूं, google.com हो गया। अच्छा, अभी हम जिस टूल के ऊपर क्लास ले रहे हैं, क्या इसकी कोई मुझे डोमेन शेयर करेगा? वो मुझे बता सकता है इस वक्त जब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्लास कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का डोमेन क्या है? अगर इस प्लेटफॉर्म को किसी ने एक्सेस करना हो तो उसका
प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली meet.google.com। आपने वैसे एक ई का इजाफा कर दिया है। नहीं नहीं, अच्छा ये .com तक आपकी सिर्फ ना डोमेन है फातिमा। ये जहां .com या .pk या .edu.pk या इस तरह की जो शॉर्ट एक्सटेंशन है, वो जहां आपकी खत्म होगी वहां पे आपका डोमेन खत्म हो जाएगा। ये आगे जो आप /tqz या इस तरह जो भी आगे आ रहा है, वो बेसिकली उसकी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, जिसके अंदर हमारा उस वक्त का काम चल रहा होता है। वो उसका कोई सब पेज होगा या उसका कोई सब लिंक होगा। ये तो हमारा मीटिंग एड्रेस है ना, बेसिकली ये जो आगे आपने लिखा है ये हमारा मीटिंग एड्रेस है, इसलिए ये आपने यहाँ पे आप देख सकती हैं। लेकिन असल हमारा जो डोमेन है वो यहाँ तक है .com तक, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि भाई हमारा डोमेन क्या होता है। समझ आ गई है सबको डोमेन की? मजीद किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सायरा, कभी भी डोमेन के अंदर स्पेस नहीं आती। आपने दो जगह पे स्पेस लगा दी है, एक मीट डॉट के बाद और एक गूगल डॉट के बाद, तो स्पेस नहीं आएगी कभी भी। अच्छा सॉरी, वो मैंने रीज्वाइन किया तो मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा, कोई ऐसा जिसको डोमेन में कंफ्यूजन हो अभी भी? ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है भाई। हमें सबसे पहले डोमेन चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपके पास एड्रेस नहीं होगा तो आप किसी को क्या बताएंगे कि भाई मेरी वेबसाइट विजिट कर लो, तो वो कैसे आपकी वेबसाइट विजिट करेगा? तो आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो एड्रेस चाहिए होता है, वो नाम चाहिए होता है आपको अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, चलें जी। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है होस्टिंग की। अब होस्टिंग इन इंग्लिश टर्म अगर इसको बोलें, मुझे कोई बताएगा ये उर्दू में इसका मतलब क्या बनेगा? एग्जैक्टली इसका मतलब मेजबानी बनता है, और एग्जैक्टली 110% इसका हमारी टर्म में भी यही मतलब है। ऐसी चीज, ऐसी सर्विस जो हमारी वेबसाइट की मेजबानी कर रही होती है, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों की मिसाल के तौर पे आप लोगों के मोबाइल में एक वीडियो पड़ी है, आपका कोई फैमिली फंक्शन था, उसकी आपने ना वीडियो बनाई हुई है। आप मुझे कहते हैं कि सर वो देखें, ये जो हमारा रिसेंटली फैमिली फंक्शन हुआ है ना, इसकी ये वीडियो है, तो आप देख लें। क्या मैं उस वीडियो को देख सकता हूँ? वो आपके मोबाइल में पड़ी है ना? आप अपने घर हैं, मैं अपने घर हूं। क्या मैं अपने मोबाइल से आपकी वो वीडियो जो आपने अपने किसी फैमिली फंक्शन की बनाई थी, क्या मैं वो वीडियो वॉच कर सकता हूं? जी बिल्कुल। अगर आप सेंड करें तो एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं ना कि अगर आप सेंड नहीं करें मुझे, अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड नहीं करें, अगर आप मुझे कोई उसको आप फेसबुक पे अपलोड ना करें, अगर आप यूट्यूब पे अपलोड ना करें, तो मैं उसको नहीं वॉच कर सकता। अगर आपके मोबाइल में कोई सॉन्ग पड़ा है, आप कहते हैं कि सर ये सॉन्ग सुने आपका मूड ठीक हो जाएगा, तो क्या मैं वो सॉन्ग आपके मोबाइल से सुन सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि वो आपके मोबाइल में है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये वेबसाइट के केस में भी यही होता है कि वेबसाइट तो आपके पास है ना, वो लोग उसको कैसे एक्सेस करेंगे? वो आपने अपने लैपटॉप में डिवेलप कर लिया है, आपने अपने कंप्यूटर में डिवेलप किया है, उसकी फाइलें आपके पास पड़ी हैं, वो आप अपने लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं, लेकिन लोग उसको कैसे देखेंगे?
ये सोचने की बात है ना। तो अगर अब मुझे ये बताएं कि अगर वही वीडियो आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दें मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा? अगर वही वीडियो आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दें तो क्या होगा? फिर सब देख सकते हैं। एग्जैक्टली वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। एग्जैक्टली अब YouTube क्या कर रहा है? YouTube बेसिकली उसको ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस दे रहा है। अब जिसके पास भी वो इंटरनेट पे उसको उसने स्टोरेज दे दी। अब इंटरनेट पे किसी के पास भी इंटरनेट है तो वो इंटरनेट पे पड़ी किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है। YouTube वीडियोस के लिए इंटरनेट की स्टोरेज प्लेस है, ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है। समझ आई? यानी कि अब ऐसे ही मैंने सॉन्ग की आपको मिसाल दी, तो सॉन्ग की अगर बात करें तो साउंड क्लाउड आप में से अक्सर लोगों को पता होगा। तो साउंड क्लाउड बेसिकली क्या है? वो इंटरनेट पे ऑडियोज के लिए, सॉन्ग्स के लिए स्टोरेज प्लेस है। उसके ऊपर आप कोई सॉन्ग कुछ भी ऐसा अपलोड कर दे, उसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है, अगर उसमें आपने कोई उसकी प्राइवेसी वगैरह नहीं लगाई तो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है उसके केस में भी ऐसा ही है कि उसके लिए भी हमें ऑनलाइन स्टोरेज चाहिए होती है, जहां पे हम उसकी फाइल्स को प्लेस कर सके। ऑब्वियसली हमने वेबसाइट डेवलप की है, उसमें फाइल्स हैं, उसमें तस्वीरें हैं, उसमें वीडियो हो सकती है, उसमें कोई कंटेंट है, उसमें जो भी हमारी टीम की इंफॉर्मेशन है, हमारे एडमिशन की इंफॉर्मेशन है, या जो भी जिस तरह की भी हमने वेबसाइट बनाई है, अब वो वेबसाइट की फाइल्स कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वो स्पेस रखती हैं। वो मिसाल के तौर पे 100 MB की वेबसाइट है, तो वो 100 MB हमें इंटरनेट पे चाहिए होगा ताकि हम उसको अपलोड कर सके और पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके, ताकि वो जो भी उसको ऑनलाइन एक्सेस करना चाहे वो कर सके। मैंने YouTube की मिसाल दी कि YouTube पे अगर आप कोई भी चीज अपलोड कर देते हैं, वीडियो वगैरह, तो पूरी दुनिया में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उसका नाम सर्च करके। आप उसको नाम बताते हैं या फिर उसको आप एड्रेस बता देते हैं कि यार ये मेरी वीडियो का लिंक है, ये आप वॉच करो, तो कोई भी उसको वॉच करना चाहेगा तो इजीली एक्सेस कर लेगा। तो हमारी वेबसाइट के सिनेरियो में भी यही हो रहा है कि हमें अपनी वेबसाइट को दुनिया के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए इंटरनेट पे कुछ स्पेस चाहिए होती है, ताकि हम उसको ऑनलाइन प्लेस कर सकें, ऑनलाइन रख सकें। हमारे लैपटॉप में अगर वो पड़ी रहेगी तो दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो हम जो इंटरनेट से थोड़ी सी स्पेस लेते हैं ना, जगह लेते हैं, ऑब्वियसली वो कोई भी चीज है, वो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन आपकी एक तस्वीर भी है तो आपके मोबाइल में एक जगह घेर रही होती है ना, वो एक स्पेस एक्वायर कर रही होती है। तो वही स्पेस हमें जो 100 MB जो वेबसाइट एक्वायर जिस उसको चाहिए वो एक्वायर कर रही है, वो हम इंटरनेट पे खरीद लेते हैं या फिर इंटरनेट पे हमें चाहिए होती है। तो इंटरनेट पे जो वो जगह हम लेते हैं, वहां पे हम अपनी वेबसाइट्स की फाइल को अपलोड करते हैं, और वो जब ऑनलाइन हो जाती है हमारी वेबसाइट, हम ऑनलाइन उसको अपलोड कर देते हैं, तो पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। अब इसकी मैं मिसाल फिर यही दूंगा कि जैसे आपके पास वीडियो थी, आपके मोबाइल के अंदर थी, लेकिन आप सिर्फ आपकी हद तक थी, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता था। लेकिन जब आपने उसको YouTube पे अपलोड किया, तो पूरी दुनिया के लिए वो एक्सेसिबल होगी, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। समझ आई मेरी बात की? तो होस्टिंग भी बेसिकली ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस को कहते हैं, जहां पे आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं। जैसे YouTube आपकी, ऐसे कह लें कि YouTube वीडियोस के लिए होस्टिंग है, ठीक है। जैसे होस्टिंग, वेब होस्टिंग, उसको बेसिकली उसका पूरा नाम है वेब होस्टिंग, बेसिकली हमारी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है, जैसे YouTube वीडियोस के लिए ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है। मेरी बात पिक कर ली है सबने?
कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सायरा, आप बताइएगा होस्टिंग क्या होती है? माइक ऑन करके बताए ना। सर डाटा अपलोड करने के लिए जो स्टोरेज होती है, वेबसाइट पे डाटा अपलोड करने के लिए जो स्टोरेज होती है वो होस्टिंग होती है। वेबसाइट पे डाटा अपलोड करने के लिए जो स्टोरेज होती है? नो सर, ऑनलाइन जो हम स्टोरेज लेते हैं वहाँ पर अपनी, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब एक जगह है, ये ऑनलाइन जगह है, ठीक है। वहाँ पर अब हमें वीडियो स्टोरेज प्लेस है, तो हम वहाँ पर अपनी जगह लेंगे और वहाँ अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये नहीं, आपने जैसे अभी सायरा से मैंने पूछा, सायरा कह रही है कि जी वेबसाइट पे डाटा अपलोड करने के लिए, अल्लाह की बंदी, वेबसाइट का डाटा अपलोड करने के लिए जो स्टोरेज प्लेस हमें ऑनलाइन मिलेगी, जो पूरी वेबसाइट है वो वेबसाइट अपलोड करने के लिए। ऑब्वियसली वेबसाइट आपकी कुछ फाइल्स होंगी ना, उनको वेबसाइट बोलते हैं। तो वो जो फाइल्स हैं, सपोज एक फोल्डर है, वो फोल्डर के अंदर सारी वेबसाइट पड़ी हुई है जो आपने डेवलप की है, तो पूरा फोल्डर अपलोड करने के लिए जो आपको इंटरनेट पे स्टोरेज चाहिए होगी उसको आप होस्टिंग बोलते हैं। अब किसी और से भी पूछ लो। जुनैरा, आप बताएं। सर ये बेसिकली ऑनलाइन स्टोरेज होती है, यानी कि जैसे कि कोई वेबसाइट होती है, उसके फाइल्स को अपलोड करने के लिए हमें इंटरनेट स्टोरेज की, ऑनलाइन स्टोरेज की नीड होती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए जैसे वेबसाइट होती है, या फिर हमारी वीडियोस को अपलोड करने के लिए जैसे यूट्यूब होती है, तो यूट्यूब हमें प्रोवाइड करती है ये ऑनलाइन स्टोरेज। तो यूट्यूब होस्टिंग होती है? जी। अच्छा, तो यूट्यूब में और उसमें क्या फर्क हुआ? हम फिर यूट्यूब पे भी अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। हम्म। सर मैं बताऊं, वेबसाइट नहीं, वीडियोस के लिए होती है। एक मिनट खजीना जी, दोबारा बताएं। जुनैरा, क्या बोला आपने? हमारी वेबसाइट के लिए सर, जो वेबसाइट पे हम कुछ इंटरनेट स्टोरेज लेते हैं फाइल्स को अपलोड करने के लिए, वो होस्टिंग होती है। और जैसा कि आपने कहा था कि जो वीडियोस होती हैं, हम वीडियोस को वेबसाइट पे देखने के लिए सुने, हम आपने कहा कि हम वेबसाइट पे जो इंटरनेट स्टोरेज लेते हैं, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनको अपलोड करने के लिए जो स्टोरेज होती है, ठीक है, वो कहाँ, वेबसाइट जो होती है, वो कहाँ मिलती है? मतलब कोई उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस? स्टोरेज होती है ना, लेते हैं हम। ठीक है, चलें, ठीक है, मान लिया। मैंने ये पूछा था कि यूट्यूब के ऊपर भी तो हम फिर अपलोड कर सकते हैं ना? जी, यूट्यूब तो के वो भी ऊपर, होस्टिंग ही होती है। यूट्यूब के ऊपर हम अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं? वीडियोस No, sir. अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। अच्छा, अच्छा, देखें, यूट्यूब मैंने बताया अभी, यूट्यूब बेसिकली इसको, जनरली इसको अगर हम अपने अल्फाज में बोलें तो इसको होस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम होस्टिंग नहीं है। ये यूट्यूब हम अपने अल्फाज में कह रहे हैं ना, कि यूं कह लें कि आप यूट्यूब जो है ना वो वीडियोस की होस्टिंग है। तो एक होस्टिंग होती है वेबसाइट के लिए, तो उसको वेब होस्टिंग ही बोलते हैं। हमें वेब होस्टिंग चाहिए होती है और हमारी रिक्वायरमेंट भी वेब होस्टिंग की है। वेब होस्टिंग स्पेशल ये सर्विसेज होती हैं जो हमें मिलती हैं, और हम उसके लिए आमतौर पे कर रहे होते हैं। हम पे करते हैं, हमें 1 GB मिसाल के तौर पे मिल गया, हम उस 1 GB पे अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड कर देते हैं।
ऐसे जैसे YouTube अगर मिसाल के तौर पे लगाने लग जाए, हमें पैकेजेस देने लग जाए कि आपने अगर मिसाल के तौर पे वो कहे कि आपने अगर 1 आवर की वेबसाइट अपलोड 1 आवर की, जी मैं बताता हूँ, अच्छा गूगल का बताता हूँ आपको। अच्छा वो अगर YouTube कहने लग जाए कि अगर आपने 1 आवर की वीडियो अपलोड करनी है तो उसके इतने चार्जेस हैं, अगर आपने हाफ एन आवर की वीडियो अपलोड करनी है तो उसके इतने चार्जेस हैं। तो अगर YouTube ऐसे करने लग जाए तो यही हिसाब है फिर जैसे हमारी वेब होस्टिंग का होता है। वेब होस्टिंग पे भी ऐसे ही होता है, हमें जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से हमें पे करना पड़ता है। अब खजीना ने कहा जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, तो खजीना ये बेशुमार सर्विसेज हैं जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करनी है। ये प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत सारी जो इंटरनेट पे स्टोरेज प्लेस प्रोवाइड करती हैं। अब गूगल का एक आपने टूल देखा होगा, गूगल ड्राइव, एक एप्लीकेशन होती है गूगल ड्राइव, देखिए आप सबने। बेसिकली वो भी ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है, एक तरह से वो भी वही चीज है जो वेब होस्टिंग है, लेकिन वेब होस्टिंग स्पेसिफिकली हमारी वेबसाइट के लिए बनाई गई है। वो वेबसाइट को जो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है ना, वो उसके लिए वेब होस्टिंग बनाई गई है। वो सारे टूल्स उसके अंदर, सारी उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो उस तरह के हैं कि जो एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वेबसाइट की फाइल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए वेब होस्टिंग स्पेसिफिकली वो अलग से सर्विस होती है। मैंने आपको गूगल ड्राइव की मिसाल दी, तो बेसिकली गूगल ड्राइव एग्जैक्टली हमारी एक ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है जहां पे हम अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, हमारी तस्वीरें, हमारे फोल्डर्स, हमारी वीडियोस, जो भी हमारे पास हो हम उस पर अपलोड करते रहते हैं ताकि कभी बाद में उसको हम डाउनलोड करना चाहें कर सकें, या फिर उसका हम जो हमने चीज अपलोड की होती है उसका लिंक हम शेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे के साथ, वो उसको एक्सेस करके देख सकता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको जरा मिसालें दिखाता हूं, हमें होस्टिंग वगैरह जब मिलती है तो कैसे मिलती है। अच्छा, आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हुई है hosterpk.com। ये बेसिकली होस्टरपीके एक पाकिस्तान की कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। ये देखें इनका वेब होस्टिंग पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में एक कंपनी है जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी एक कंपनी है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको जरा रुपयों में पैसे नजर आए और इस तरह की जरा ना आपको चीजें नजर आए, आपको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये देखिए इनके होस्टिंग प्लान्स हैं कुछ, ये पैकेज होते हैं। अब ये कह रहे हैं होस्टिंग प्लान 1 है, उसके अंदर ये कह रहे हैं आपको कि 1000 MB डिस्क स्पेस मिलेगी आपको इंटरनेट पे 1000 MB का मतलब तकरीबन लगभग 1 GB होता है। तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपको 1 GB तकरीबन हम या 1000 MB डिस्क स्पेस देंगे जहां पे आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं विद इन 1000 MB उसका फाइल साइज हो उस वेबसाइट का। अच्छा, यहाँ पे नीचे उन्होंने 20 GB बैंडविड्थ लिखा है। ये चीजें बाकी सारी जो भी है ना उनको फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि अभी हमने बाकी चीजों को पढ़ा नहीं है। अभी सिर्फ हमें हमारा जो कंसर्न है वो वेब डिस्क स्पेस के साथ है कि हमें स्पेस कितनी मिलेगी वहां पे। ये हमें बता रहा है कि भाई आपको 1000 MB डिस्क स्पेस दूंगा। यहाँ उसके होस्टिंग प्लान 2 के अंदर है 2000 MB डिस्क स्पेस दूंगा। ये होस्टिंग प्लान 3 के अंदर है 3000 MB डिस्क स्पेस दूंगा। और अनलिमिटेड भी उसका प्लान है जिसके अंदर वो अनलिमिटेड डिस्क स्पेस दे रहा है। यहाँ भी अनलिमिटेड डिस्क स्पेस दे रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे आप अगर कोई वेबसाइट अपलोड करोगे तो उसका मैक्सिमम फाइल साइज आपका 1000 MB होना चाहिए। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेबसाइट का साइज 2000 MB होना चाहिए अगर ये वाला पैकेज लेके आप वेबसाइट अपलोड करते हो।
अगर ये वाला पैकेज लेके अपलोड करते हो तो 3000 MB से ज्यादा आपकी वेबसाइट बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाटा है, तो फिर आप अनलिमिटेड पैकेज ले लें ताकि आपकी स्पेस खत्म ना हो। समझ आइए आपको? सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जी इसमें जी लिखा हुआ है प्राइजेस, इसमें लिखा है प्राइजेस यानी पर ईयर, यानी जी, इसको मैं सिर्फ अभी पर वो ईयर बताने की वाला हूँ। मैं वो बताने वाला हूँ। मैं अभी तो यहाँ पे हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे इनके पैकेज होते हैं। अब इसके नीचे तो अभी मैं आया ही नहीं। नीचे मैं आता हूँ तो आपको ये सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसका एक इसने मेंशन किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब है एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। वो कह ये रहा है कि इस पैकेज के अंदर ना सिर्फ आपको 1000 MB डिस्क स्पेस मिलेगी, बल्कि आपको फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी। जो आपका डोमेन है, जो आप डोमेन लेना चाह रहे होगे, uzzmanasif.com, khazinabat.com, sairaanwar.com, ramish.com, basit.com, तो जो भी आप डोमेन लेना चाह रहे होगे वो डोमेन आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। तो यानी कि डोमेन और होस्टिंग दोनों पेड चीजें हैं। अगर डोमेन फ्री होता ना तो एक ही कोई बैठ के ना, एक ही बंदे ने पूरी दुनिया के सारे डोमेन रजिस्टर कर लेने थे और किसी के लिए कोई डोमेन बचना ही नहीं था। तो इसलिए डोमेन पेड होते हैं। इसके चार्जेस होते हैं, और वो डोमेन अगर आपको चाहिए होगा तो ही ओबियसली आप उसके चार्जेस पे करके वो खरीदेंगे। आप उसी के लिए पे करते हैं ना, उस चीज के लिए जो आपको चाहिए होती है। तो बेसिकली डोमेन जो है ना वो भी एक पेड चीज है, और होस्टिंग भी पेड है। तो होस्टिंग आपने 1000 MB का पैकेज पसंद कर लिया, उसके साथ आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है, और फिर उसके साथ आप वो मिल कितने में रहा है आपको? वो कह रहा है 2880 रुपए पर ईयर के अंदर आपको ये पूरा पैकेज मिलेगा। अब ये 2880 रुपया हमें सालाना इसमें देना पड़ेगा। अगर हम डोमेन और 1000 MB डिस्क स्पेस ये दोनों चीजें खरीद लेते हैं तो इसका सालाना रेंट हमारा बनेगा 2880 रुपया, और ये हमें सालाना देना पड़ेगा। होस्टिंग और डोमेन हमेशा सालाना चार्जेस के ऊपर होती है, मतलब ये हमेशा के लिए वन टाइम नहीं होती, ये सालाना होती है। तो हमें पर ईयर एनुअल हमें 2880 रुपया पे करना पड़ेगा। इस पैकेज के अंदर हमें क्या मिल रहा है? 1000 MB डिस्क स्पेस मिल रही है और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मिल रही है। अब हम जरा इसको ऑर्डर करके देखते हैं कि इसमें किस तरह से ये सारा प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हमें डोमेन मिलती है, किस तरह से होस्टिंग मिलती है, वो सारी चीजें हम अभी अंदाजा करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई बताए कि जी, आमतौर पे सायरा नॉर्मल वेबसाइट साइज जो है ना, ये तो 1000 MB है ना, तो नॉर्मल वेबसाइट साइज इवन आपके पास कोई 100 MB आ रहा होता है, 200 MB आ रहा होता है, मैक्सिमम कोई 500 MB आ जाता है। तो इतना ज्यादा नहीं होता। ये होस्टिंग प्लान 1 मोर देन इनफ होता है आमतौर पे आपकी नॉर्मल वेबसाइट के लिए। सब लोग यही ले रहे होते हैं। बाकी फिर वो वेबसाइट पे डिपेंड करता है ना। मिसाल के तौर पे अब OLX है, OLX के ऊपर हजारों लाखों लोग अपनी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं, और उसके ऊपर इतना ज्यादा डाटा है कि उसके लिए 1000 MB छोड़ के 3000 MB भी उसके लिए एक तरह से ना वो ऊंट के मुंह में जीरा वाला हिसाब है। तो वो फिर अनलिमिटेड उन्होंने डिस्क स्पेस ली होगी। तो ये कुछ इस तरह का हिसाब है। बाकी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, जी तो वो तो जो पेमेंट करेगा जी तो वो तो एक एक अमाउंट करेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हर पर ईयर पर डिपेंड होती है इसकी पेमेंट, यानी रेन्यू करवानी होती है। बट वो क्लाइंट हमारा जो है वो तो एक ही दफा पे करता है, तो अगर दूसरे साल तो उसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। इट्स मीन जी मैं कि अगर बिल्कुल उसने आपको बताता रेन्यू हूँ। नहीं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट वन टाइम पे करेगा, नेक्स्ट ईयर पे नहीं करेगा बिल, तो उसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, बल्कि वो जाया हो जाएगी। उसको दोबारा से बनवानी पड़ेगी अगर वो विद इन टाइम उसको रिन्यू नहीं करवाता, होस्टिंग और डोमेन दोनों चीजों को। अब
होता क्या है कि जब आपसे क्लाइंट वेबसाइट बनवाने आता है ना, आमतौर पे उसके पास होस्टिंग डोमेन पहले से होती है, और ये क्लाइंट का ही काम है कि वो अपने लिए होस्टिंग डोमेन खुद खरीदे, क्योंकि ओनर वो है। तो आप एक तरह से ना सिर्फ मिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं। प्लॉट और उसकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन, उसका घर नंबर, उसकी जो भी उसका जो एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ वो तो मालिक मकान का काम है ना कि वो ले। ये यूं समझ लें कि जो होस्टिंग है वो प्लॉट है जिसके ऊपर आपने घर बनाना है, और जिसके ऊपर आपने ईंटें और मटेरियल रख के और वो सारी चीजें बनानी है, और जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री मिली है, रजिस्ट्रेशन मिली है उस प्लॉट की, वो आपकी डोमेन है। क्यों समझ लीजिए। तो आप सिर्फ मिस्त्री हैं या ठेकेदार हैं जिन्होंने उसके ऊपर घर बनाना है। तो ये असल में जो आपका क्लाइंट होता है, ये उसका काम होता है कि वो होस्टिंग और डोमेन दोनों चीजें आपके पास लेके आए। लेकिन चूंकि क्लाइंट आमतौर पे बहुत ज्यादा नील होते हैं, बहुत ज्यादा नॉन आईटी होते हैं, उनको पता नहीं होता इन चीजों का कि होस्टिंग कैसे लेते हैं, उसको होस्टिंग डोमेन की टर्म का ही नहीं पता होता आमतौर पे। तो इसलिए होता क्या है कि आप उसको बताते हैं कि भाई होस्टिंग और डोमेन इसके लिए लेना पड़ेगा। तो वो सालाना ये चार्जेस हैं, ये फर्स्ट टाइम 2880 रुपया अभी पे करना पड़ेगा, और साल के बाद दोबारा पे करना पड़ेगा। आप मिसाल के तौर पे उसको कहते हैं 50,000 मेरे डेवलपमेंट चार्जेस हैं, मैं 50,000 आपसे अपनी वेब डेवलपमेंट का चार्ज करूंगा, और 2880 रुपया आपका फर्स्ट ईयर का ये डोमेन और होस्टिंग का रेंट है। तो ये आपने अलग से पे करना है। तो आपका टोटल जो बिल होगा वो कोई तकरीबन लगभग 53,000 होगा। ठीक है। तो आप फिर उसको ये बता भी देंगे कि भाई ये 1 साल के बाद आपने याद से ये वाला बिल पे कर देना है, अगर ये बिल नहीं पे करोगे तो आपकी वेबसाइट जाया हो जाएगी। अब होता क्या है कि आमतौर पे हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो आमतौर पे प्रोफेशनली तरीकाकार ये चल रहा होता है कि फर्स्ट टाइम हम डोमेन होस्टिंग खुद खरीद के उसको देते हैं। हमें पता होता है कि उसकी वेबसाइट कितनी बड़ी है, तो हम उस हिसाब से उसको जो डेवलपमेंट चार्जेस बताते हैं उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उसको बता रहा हूँ कि यार 50,000 आपके टोटल पैकेज होगा जिसके अंदर आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। तो 50,000 से मुराद फिर ये होता है कि हमें तकरीबन उसमें से 2880 रुपया होस्टिंग डोमेन पे लग जाता है, बाकी पैसे हमें हमारे पास आ रहे होते हैं एज ए प्रॉफिट, और 2880 रुपया हम होस्टिंग डोमेन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पे कर देते हैं। साथ उसको बता देते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए हमने पे किया, नेक्स्ट ईयर से आपका जो एनुअल बिल होगा वो आपका 2880 रुपया आपने खुद से पे करना है, नहीं तो आप आके हमें बता दीजिएगा सालाना, हम आपका पे कर देंगे। अगर कोई परमानेंट क्लाइंट आपका है तो वो आपको कह देता है कि भाई ये आपने ही देखना है, मुझे नहीं पता इस बात का, ये आपने सालाना खुद ही इसका बिल पे कर दिया करना है और मुझसे पैसे ले लिया करना है। तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी खुद रखते हैं अपने पास, और ऑब्वियसली आपको ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। आप अगर अपने अकाउंट से वो होस्टिंग डोमेन लेते हैं तो आपने बाकी भी और भी इतनी होस्टिंग डोमेन ली होती हैं, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है ना वो नजर आ जाएगा कि ये वाली होस्टिंग और ये वाला डोमेन एक्सपायर होने वाला है। तो आप फिर उसके ओनर से कांटेक्ट करके उससे बिल मंगवा के तो उसका क्लियर कर देते हैं। जी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका? जी सर, लेकिन एक और क्वेश्चन है। जी जी तो ये अगर रिन्यू हम नहीं करवाते तो परमानेंटली यानी डिलीट हो जाती है पूरी वेबसाइट, यानी जो हमने पूरी मैं इस पे समझ गया हूँ मेहनत की आपकी होती है वेबसाइट। इसको जी जी, मैं वही आपको बताने लगा हूँ। मैंने मैंने टर्म मैंने टर्म बोली थी जाया की, तो बेसिकली वो जाया हो जाती है। अब एक ना ये पीरियड होता है, मिसाल के तौर पे 1 साल के लिए आपने पे किया है ना, अब होस्टिंग वालों ने अपने पास अपनी स्पेस एक्वायर की हुई है आपकी फाइलों के लिए। ठीक है, उनके पास ऑनलाइन जो स्पेस है वो 1000 MB आपने एक्वायर की हुई है। अब उस 1000 MB पे आपकी फाइलें पड़ी हैं, अगर आप साल बाद बिल पे नहीं करते तो आपकी फाइलें क्यों रखेंगे? वो उसी 1000 MB को किसी और को दे देंगे उससे पैसे लेके। तो बेसिकली उसका ना एक टाइम होता है उनका, जो आफ्टर एक्सपायरी वो उसका ना उन्होंने टाइम बना के रखा होता है। मिसाल के तौर पे वो एज पर पॉलिसी होता है, जो वो उस वेबसाइट की पॉलिसी होगी ना,
जो उस कंपनी की वेब होस्टिंग कंपनी की पॉलिसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो अगर आपका बिल आ गया मिसाल के तौर पे दिसंबर 15 को, तो वो उसके बाद कब तक आपकी फाइलों को संभाल के रखते हैं। वो मिसाल के तौर पे दिसंबर 15 को आपका बिल आया तो वो जनवरी 15 तक, यानी कि 1 मंथ आपका बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये घर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो घर किराए पे आपने लिया हुआ है, उसके अंदर आप जाके अपना सामान आपने रखा हुआ है। तो वो मिसाल के तौर पे जनवरी 15 तक आपका सामान रखेंगे और उसके बाद आपका वो सामान उठा के बाहर फेंक देंगे या फिर उस पर कब्जा कर लेंगे। तो जैसे आप घर कहीं पे किराए पे ले ना, तो अगर आप वहां पे रह रहे हैं और आप वहां पे छोड़ देते हैं, तो आपके स्टाम्प के अंदर भी लिखा होता है, जो आप उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर भी लिखा होता है कि अगर जो रेंटियर है वो 2 माह मुसलसल विदाउट नोटिस नहीं आएगा और बिल वो उसका किराया पे नहीं करेगा घर का, तो मालिक मकान हक रखता है कि वो दरवाजा तोड़ के उसका जो सामान है वो उस पर कब्जा कर ले या उसको उठा के बाहर फेंक दे और वो घर पे कब्जा कर ले। यही हिसाब वेब होस्टिंग के साथ है कि वेब होस्टिंग पे अगर आप रेंट नहीं पे करेंगे तो उसको क्या पड़ी है कि आपकी वेबसाइट संभाल के रखता फिरे। तो वो 1 माह आमतौर पे वो आपका वेट करते हैं। 1 माह के अंदर अगर आप नहीं आते, अपना बिल पे नहीं करते, तो 1 माह के बाद वो आपकी फाइलें डिलीट कर देते हैं और वो जगह खाली करके किसी और को दे देते हैं। समझ आइए आपको? ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम अभी इसको करने लगे थे, अपनी वेब होस्टिंग वगैरह को चेक करने लगे थे कि ये एग्जैक्टली कैसा ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। अब हम इसका जो होस्टिंग प्लान 1 है इसको हम ऑर्डर करने लगे हैं। यहाँ पे 2880 रुपए पर ईयर के अंदर हमें 1000 MB और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मिल गई है। हम इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये देखें, उसने सबसे पहला स्टेप ही आपसे ये पूछा है कि भाई रजिस्टर अ न्यू डोमेन, कि अपना डोमेन रजिस्टर कर लो। फिर वो कह रहा है कि अपना डोमेन रजिस्टर कर लो, यानी कि वो डोमेन हमें साथ दे रहा है ना, तो हम होस्टिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें साथ डोमेन भी चाहिए होगा। तो वो कह रहा है कि अपना डोमेन ले लो यहाँ पे। तो मैं मिसाल के तौर पे उसको डोमेन कहता हूं खजीनाबट.com। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि कंग्रेचुलेशंस, खजीनाबट.com इज अवेलेबल। ठीक है, ये वो बता रहा है कि ये डोमेन इस वक्त अवेलेबल है, आप बिल्कुल इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो डिफरेंट एक्सटेंशंस की प्राइसेस बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर .com में आप लोगे तो आपको ये 1573 में मिलेगी, अगर .pk में लोगे तो 2399 में मिलेगी, अगर .co में लोगे 1824 में मिलेगी, अगर .co.uk में लोगे तो 1474 में मिलेगी। इसी तरह ये हर जो डोमेन है उसकी अलग अलग प्राइस है। ठीक है, तो अब हमें फिलहाल .com मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमें चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज इसने लिखी हुई है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन अप्लाइज टू द फॉलोइंग एक्सटेंशंस ओनली: .com, .net, .org, .info, .biz, .xyz, .top। वो कह रहा है कि ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके ऊपर फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन अप्लाई होती है। यानी कि वो जो कह रहा है ना फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन में आपको दूंगा, तो वो सिर्फ इन्हीं एक्सटेंशंस के अंदर हो सकती है। इसके अंदर आप देखें .pk वगैरह नहीं है। तो अगर हम .pk लेंगे तो हमें फिर पे करना पड़ेगा ये 2399 रुपए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें डोमेन फ्री मिले तो हम फिर .pk लेंगे। यहाँ पे तो उसकी प्राइस बता रहा है ना, लेकिन वो इसका चार्ज नहीं करेगा हमसे, वो खुद ब खुद इसके जो यहाँ पे तो सब की प्राइसेस बता रहा है। लेकिन अगर हम ये .com लेंगे या .net लेंगे, .org लेंगे, सर इनमें क्या फर्क है? मतलब इनकी प्राइसेस क्यों अलग अलग हैं?
इनकी प्राइसेस अलग अलग इसलिए हैं कि कुछ इंटरनेशनली चल रहे हैं, कुछ जो है ना वो किसी अब मिसाल के तौर पे डॉट पीके है ना, तो क्या कोई यूएस की कंपनी डॉट पीके खरीदेगी, या पाकिस्तानी कोई कंपनी कोई आईएन यानी कि इंडिया की जो एक्सटेंशन है आईएन वो खरीदेगी? तो No. बेसिकली वो एक के जो है ना आगे अथॉरिटीज हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं। ये जो डॉट पीके है ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग खरीदते हैं, तो इस वजह से इसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस, इसके पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट या पाकिस्तानी जो उसको आप यूं कह लें कि पीटीए वगैरह इंटरनेट के मामलात देखती है, तो उसकी जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ जो इसके मामलात हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना। तो इस तरह से वो फिर सारी चीजों को देखते देखते तो फिर एंड पे आके ये चीज होती है। अब ये जो डॉट यूके है, तो ये ऑब्वियसली यूके की ये एक्सटेंशन है, तो ये पाकिस्तानी किसी को खरीदने का तो फायदा नहीं है। तो इस तरह से ये इसमें ये फर्क आ जाता है। डॉट कॉम है मिसाल के तौर पे, वो यूनिवर्सली सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसकी प्राइस कुछ और है। उसके बाद सबसे पहले डॉट कॉम ही लॉन्च की गई होगी, उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ी एक्सटेंशंस की, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सटेंशंस को मजीद लॉन्च करना शुरू कर दिया। इनमें फर्क कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग किसी एक्सटेंशन को पसंद करते हैं। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तो वो .org लेगी। अब एक्सटेंशन है .org लेगी। मिसाल देता हूं इसकी आपको, ईदी का सबको पता होगा, ईदी क्या है? ईदी का पता है ना सबको? तो अब ईदी जब अपनी वेबसाइट की डोमेन लेगी ना, तो वो .org लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कुछ महंगी है .com से, क्योंकि ये जरा स्पेसिफिक हो गई है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो वो उनको लगता है कि शायद वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसको ज्यादा पे करना चाहिए। तो ये उनकी अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, जो यूनिवर्सली इसको कंट्रोल कर रही है अथॉरिटी, या फिर जो यूनिवर्सली इसको कंट्रोल कर रही है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपको ईदी का वो दिखाने लगा था, edi.org। ये देखें, ये ईदी जो हमारी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, तो ये उनकी वेबसाइट है। ओपन हो रही है, जरा स्लो है। तो ये देखें, ये उनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैंने डोमेन क्या लिखा है, edi.org। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से और बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। ये देखें, यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको मिलेंगी जो आपकी बेशुमार एक्सटेंशंस है, ये हंड्रेड्स ऑफ एक्सटेंशंस हैं जो बेसिकली आपकी इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एक्सटेंशंस उन्होंने दे दी है ना। तो यहाँ पे देखें, आपके पास बेशुमार एक्सटेंशंस हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी प्राइसेस में, इसका मशहूर होना, इसकी डिमांड, इसकी और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इस फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी उस एक्सटेंशन की डिमांड कितनी है, वो मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, वो जो है ना जो कंट्री उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी क्या जो है ना बाकी आगे फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह की वो इस वजह से जो है ना ये थोड़ी सी इसकी प्राइसेस में ऊपर नीचे है। बाकी हमें फिलहाल जो हमारा कंसर्न था वो ये था कि हमने एक डोमेन खरीदनी है, हमने khazinabat.com एक डोमेन परचेज कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डोमेन ये इसकी एक्सटेंशंस देखें तो ये कितनी एक्सटेंशंस हैं, .pk, .net, .rg, .info, .biz, .u, .co, .edu.pk, जैसे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वो थी डोमेन pu.edu.pk। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी महंगी होगी। अब .gub.pk, अब ये उससे भी महंगी होगी क्योंकि ये कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का होता है, तो ये सबसे शायद महंगी हो। तो इस तरह की मतलब वो आप अगर देखते जाएं तो ये इतनी ज्यादा, जैसे ये मिसाल के तौर पे .tv, .live,
डॉट न्यूज, डॉट साइंस और इस तरह की बेशुमार जो है ना वो आपके पास एक्सटेंशंस हैं जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम ये खजीनाबट.com ये एक्सटेंशन हमने चूज कर लिया है, इसको सपोज हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ आपको कह रहा है कि भाई कॉन्फ़िगर होस्टिंग, अपनी होस्टिंग की सेटिंग कर लो। कुछ होस्टिंग की ना यहाँ पे जनरल सेटिंग वगैरह होती है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वो आपको बता रहा है कि भाई आपको क्या मिल रहा है मेरे एंड से। वो कह रहा है कि होस्टिंग में आपको होस्टिंग प्लान 1 में मेन फीचर्स ये मिल रहे हैं, 1000 MB डिस्क स्पेस मिल रही है और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मिल रही है। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं फिलहाल क्योंकि हमें उनका पता नहीं है तो इसलिए हम फिलहाल उनको डिस्कस नहीं करेंगे ये इन चीज़ों को, ठीक है। बस अभी फिलहाल हमें ये 1000 MB डिस्क स्पेस और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन के साथ कंसर्न है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है बिलिंग साइकिल आपका एनुअली आपने रखना है या फिर बाय एनुअली रखना है, ट्राई एनुअली रखना है, ठीक है। वो जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो हम फिलहाल एनुअली उसका जो बिलिंग साइकिल है वो रख लेंगे। उसके बाद कन्फिगरेबल ऑप्शंस है नीचे उसकी। वो कह रहा है कि भाई आपको बैकअप्स कितने चाहिए। बैकअप्स का मतलब होता है आपकी वेबसाइट जो पड़ी है उसका बैकअप एक जो होस्टिंग कंपनी है वो बना के रख लेती है। आपकी वेबसाइट पे अगर कुछ मसला हो जाता है, वो कोई हैक हो जाती है, कुछ खराब हो जाती है, कुछ भी उस पर होता है तो वो लास्ट बैकअप आपको जो होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिल जाता है। जैसे आपके व्हाट्सएप का बैकअप नहीं बन जाता तो वो फिर आप अगर वो आप अपने मोबाइल को रीसेट करें तो नए आपको जब दोबारा व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते हैं तो बैकअप रिकवर हो जाता है। तो इस तरह वेबसाइट का भी बैकअप साथ साथ बनता रहता है ताकि आपकी फाइल्स लॉस्ट ना हो, आपका डाटा लॉस्ट ना हो। तो इसी तरह कुछ और चीजें हैं वो ये जो है ना सिक्योरिटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी जो है ना वो सेटिंग वगैरह है। जैसे वो कह रहा है अगर 4 वीकली का मतलब है मंथली 4 और वीकली 1 बैकअप अगर आपको चाहिए तो आप वो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। अगर आप 30 डेली बैकअप्स यानी कि रोजाना का एक बैकअप 30 दिन का के 30 बैकअप अगर आपको चाहिए तो वो 2310 रुपये सालाना आपको इजाफी पे करना पड़ेगा। ऐसे ही वो कह रहा है साइट हैक प्रोटेक्ट आपको अगर जो साइट की सिक्योरिटी है, साइट की हैकिंग की सिक्योरिटी है वो बेसिक तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन एडवांस अगर आपको चाहिए तो फिर 3860 रुपये इजाफी उसका सालाना होगा। तो इस तरह कुछ और चीजें हैं जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उससे इतना कंसर्न नहीं है, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको नेक्स्ट स्टेप कर दें। यहाँ पे वो रिव्यू कार्ड के ऊपर आपको लेके आया कि जी आप देख लें आपने जो चीजें पसंद की हैं। वो कह रहा है कि होस्टिंग प्लान 1 आपने पसंद किया 2880 रुपये में और डोमेन रजिस्ट्रेशन ये है आपकी खजीनाबट.com और ये ₹0.00 है। तो टोटल आपका जो बन रहा है वो 2880 रुपये ही है। इसको अगर मैं चेकआउट करूंगा तो चेकआउट में वो वही आपसे बिलिंग डिटेल मांगेगा, भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, अपना वो यहाँ पे आपको कहेगा कि भाई अपना पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पे एक लगा लो ताकि आपका साथ ही अकाउंट भी बन जाए मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो वो अकाउंट आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप उसको बताओगे कि मैंने पे कैसे करना है, बैंक से करना है, क्रेडिट कार्ड, जैस कैश, कैसे मैंने पे करना है। और उसके बाद आप उसको बताओगे कि भाई मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ चुका हूँ और उसको बताओगे कि मैं रोबोट नहीं हूँ, कंप्लीट ऑर्डर कर दोगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्लाइंट एरिया पे लॉगिन करोगे, ऑब्वियसली आपका अकाउंट बन चुका होता है तो अपने ईमेल एड्रेस और अपने पासवर्ड के साथ आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हो तो वहां पे आपको सारी डिटेल मिल रही होती है जो आपने होस्टिंग्स वगैरह, आपने डोमेन्स वगैरह ली हुई है। मिसाल के तौर पे ये मेरा एक अकाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अपना ये अकाउंट लॉगिन करके देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है और इसमें अच्छा, यहाँ पे वो मुझे कह रहा है
अच्छा, ये मोहम्मद एहसन के नाम का अकाउंट है। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है एक सर्विसेज, 1 सर्विसेज एंड 3 डोमेन्स आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। बेसिकली सर्विसेज, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से तो होस्टिंग एक सर्विस है ना, तो ये होस्टिंग को अपनी जुबान में सर्विस कह रहे हैं, ठीक है, कि हम एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डोमेन की तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, वो कोई सर्विस नहीं होती है, वो तो नाम रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो होस्टिंग है ना, वो बाकायदा सर्विस होती है, क्योंकि उसको होस्टिंग को उन्होंने मेंटेन करना होता है। होस्टिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, होस्टिंग की सिक्योरिटी होनी चाहिए, होस्टिंग मतलब वो एक पूरी सर्विस होती है जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये होस्टिंग आपको जो है ना, वो कह रहा है आपने एक होस्टिंग ली हुई है और 3 डोमेन्स इस वक्त ली हुई हैं। एक इनवॉइस भी मेरी आई हुई है इस वक्त। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब भी इनवॉइस वगैरह आई होगी तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि इनवॉइस इस वक्त क्या है। ये देखें, यहाँ भी उसने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यू हैव 1 ओवरड्यू इनवॉइस विद अ टोटल बैलेंस ऑफ 755। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 1 सर्विस में जाऊं, तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि एक मेरी इस वक्त अनलिमिटेड प्लान 2 एक सर्विस है, वो बेनकाब.com के नाम से पड़ी है और वो एक्टिव है। उसका नेक्स्ट ड्यू डेट है 30/5/2021, यानी कि मैंने 30/5/2020 में उसको रजिस्टर किया, 30/5/2021 तक वो मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये अनलिमिटेड प्लान 2 मेरा पैकेज है और मेरे उसका प्राइमरी जो डोमेन है मेरा, वो बेनकाब.com, इसके साथ मैंने डोमेन खरीदा था, जो फ्री डोमेन मुझे साथ मिला था। अच्छा, उसके बाद ये देखें, होस्टिंग प्लान 1, होस्टिंग प्लान 1, पीएचपी होस्टिंग प्लान 1, पीएचपी होस्टिंग प्लान 1, अनलिमिटेड प्लान 1, पीएचपी होस्टिंग प्लान 1। ये इतने ज्यादा जो होस्टिंग प्लान्स पड़े हैं, ये सारे पेंडिंग हैं या टर्मिनेटेड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये एक्सपायर हो चुके हैं, ये अब इस वक्त मेरे पास नहीं है। इनका शायद बिल नहीं मैंने पे किया होगा या इस तरह से कुछ ना कुछ रीजन हुई होगी। इसी तरह डोमेन्स मेरे पास, अगर मैं देखूं कि मेरे पास डोमेन कितने पड़े हैं, तो मैंने डोमेन इनसे जो खरीदे हैं वो सारे यहाँ पे मुझे डोमेन पता चल जाएंगे, ये मैंने डोमेन खरीदे हुए हैं। ये देखें, ये पेंडिंग पेंडिंग, एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड, पेंडिंग एक्टिव एक्टिव, पेंडिंग पेंडिंग एक्टिव पेंडिंग, ये सारे मेरे डोमेन हैं जो या तो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर किसी ना किसी तरह वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। कुछ एक्टिव हैं, वो मेरे पास है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आई है? सर, ये पेंडिंग का क्या मतलब है? क्या मतलब इन्होंने आपको एक टाइम पीरियड अभी आपके पास है बिल पे करने का, और टर्मिनेटेड तो चले वो खत्म हो गई है। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी आपके पास टाइम पीरियड है इनका बिल पे करने का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। टर्मिनेटेड का मतलब है वो आपकी टर्मिनेट हो चुकी है सर्विस, और पेंडिंग का मतलब है वो उसका बिल वगैरह पेंडिंग है। जी, समझ आइए सबको? अच्छा, ये जो होस्टिंग का पूरा मैंने आपको दिखाया है, अकाउंट विजिट करवाया है, ये सारी चीजें आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि पता नहीं ये इतना कुछ सर ने बता दिया तो ये याद भी रहेगा या नहीं। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने जो याद रखना है वो होस्टिंग डोमेन और का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जो आगे मैंने आपको होस्टिंग डोमेन ऑर्डर करने का तरीका, फिर उसमें जो है ना वो डोमेन रजिस्ट्रेशन, फिर होस्टिंग कंपनी पे जाके तो अपनी जो है ना वो मैंने आपको सर्विसेज वगैरह दिखाई हैं, यानी कि अपनी होस्टिंग्स और अपने डोमेन्स वगैरह दिखाए हैं। तो ये बेसिकली आपके पास मैटर नहीं करता अभी फिलहाल, क्योंकि ये सारी चीजों से आपने पता नहीं कितनी दफा गुजरना है, तो ये तो सारी चीजों की आपको समझ आ ही जाएगी। फिलहाल आप ये सारा कुछ मैंने दिखाया क्यों है, उसका सिर्फ मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। ये आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना था मैंने कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास क्लियर हुआ? जी खजीना, आपको तो क्लियर होना भी चाहिए ना। आपको तो मैंने आपके नाम का मैंने डोमेन रजिस्टर करके देखा है। तो जी
कोई किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये इसके ऊपर हमारी पूरी आगे वेब डेवलपमेंट ने रिलाय करना है। तो अगर ये हमारी क्लियर नहीं होंगे, ये हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे क्लियर नहीं होंगे, तो हमें ज़रा इशू हो सकता है। तो इसलिए ये आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्लियर रखना है। अच्छा जी, आगे मूव करें फिर। सर अगर डोमेन नेम अवेल नहीं हो तो चेंज करेंगे? जी मैं आपको ये बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ, बल्कि ये किस तरह से होगा। फिर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपके पास डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, तो ये जो एक्सटेंशंस हैं ये इसी मर्ज की दुआ है बेसिकली। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, और कोई आप जरा ऐसा नाम बताएं जो आपको लगे कि यार ये .com में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं gourmetbakers.com। ये मेरे पास एक एड्रेस है, ये मैं चेक करता हूं। वो कहता है gourmetbakers.com इज अनअवेलेबल। भाई गोरमे बेकरी वालों ने गोरमे बेकर्स शायद खरीद लिया होगा, तो इसलिए gourmetbakers.com वो अवेलेबल नहीं है। अब वही अगर मैं उसी डोमेन को देखूं तो वो मुझे कह रहा है कि वो .pk के अंदर अवेलेबल है। वो देखें यहाँ पे मुझे कह रहा है ऐड कर सकते हो आप। वो .co.uk के अंदर अवेलेबल नहीं है और .com के अंदर अवेलेबल नहीं है। बाकी वो .pk के अंदर भी अवेलेबल है, जैसे यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर उसको .pk चेक करें तो ये देखें वो कह रहा है कंग्रेचुलेशंस gourmetbakers.pk इज अवेलेबल। तो बस यही है, अगर आपको आपका डोमेन अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी एक्सटेंशन आप चेंज कर लें। वो .com में आप ले रहे हैं तो .pk में ले लें, या फिर .net में ले लें, या .com.pk में ले लें। तो वो उसका यही हल है। या फिर आप जो है ना नाम के अंदर कोई चेंजिंग कर लें। अगर मिसाल के तौर पे वो गोरमे वाले हैं ना, तो अगर उनकी गोरमे कैटर्स भी हैं, उनके गोरमे जो है ना वो रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनके गोरमे बेकर्स भी हैं, तो वो मिसाल के तौर पे गोरमे बेकर्स उन्होंने एक उनको ओवरऑल वो कहते हैं कि हमारी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमें एक ही डोमेन चाहिए, वो गोरमे चाहिए। तो गोरमे अगर वो चेक करते हैं उनको गोरमे नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे उनको गोरमे, ये देखें वो कह रहे हैं gourmet.pk भी अवेलेबल नहीं है, .com भी अवेलेबल नहीं, .pk भी अवेलेबल नहीं, .co भी अवेलेबल नहीं, .co.uk भी अवेलेबल नहीं, इसमें .com.pk सिर्फ अवेलेबल है। तो मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूं कि आप कहते हैं कि यार मैंने लेना .pk में ही है, तो फिर आप थोड़ा सा नाम चेंज कर लें और उसको फिर चेक करें, तो उसमें ऑब्वियसली आपको ऑप्शन शायद मिल जाए। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है कि आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा नाम सूटेबल है और आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जी समझ आइए आप सबको? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर हम लोगों की जब वेबसाइट बन जाएगी ना, तो उसको ऑपरेट ये जो होस्टिंग कंपनी है यहाँ से ऑपरेट कर देंगे या कहीं और से? अच्छा, ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। जो होस्टिंग कंपनी है वो आपको होस्टिंग दे रही होगी ना, तो उस होस्टिंग से ही आपने ऑपरेट करना होता है उसे। वो होस्टिंग बेसिकली उसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। हर होस्टिंग का एक कंट्रोल पैनल होता है, तो आप अपनी वेबसाइट को वहां से कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं आपको बल्कि शो करवा देता हूं ताकि आपको जो है ना वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट एरिया में गया और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी एक ही ये जो पेड होस्टिंग, मैंने एक ही एक्टिव होस्टिंग है, मैं वो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें साइड पे आपके पास आ रहा है लॉगिन टू सी पैनल।
सी पैनल बेसिकली वो जगह है जहां पे आप अपनी होस्टिंग को मैनेज कर रहे होते हैं। ये तो सिर्फ इस कंपनी का डैशबोर्ड है ना, ये होस्टर पीके का, जहां पे आपकी बिलिंग वगैरह, आपने कितनी होस्टिंग्स खरीदी हुई हैं, कितनी डोमेन्स खरीदी हैं, किसका कब बिल है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज हो रही होती हैं। यानी कि इस कंपनी के साथ जो आपके मामला जितने भी चल रहे हैं ना, वो इस कंपनी के अकाउंट पे मैनेज हो रहे होते हैं। बाकी किसी होस्टिंग की स्पेसिफिकली जब उसकी आप सेटिंग करते हैं, उसके ऊपर आपने वेबसाइट अपलोड करनी है, उसकी वेबसाइट की फाइलों को आपने चेंज करना है, चेक करना है, तो वो सी पैनल होता है। वो सी पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल उसको बोलते हैं, कंट्रोल पैनल होता है। उस कंट्रोल पैनल से आप सब कुछ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं सी पैनल में लॉगिन हो जाता हूं ना, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास वो सारी चीजें आ जाती हैं जो मेरी वेबसाइट की होती हैं। ये देखें, ये सारी मेरी वेबसाइट की चीजें हैं जो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये आगे लंबी चौड़ी है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये देखें, वो आपको बता रहा है कि भाई आपने डिस्क स्पेस, जो अपने मेमोरी यूजेज है, ये डिस्क स्पेस आपकी ना, जो हम वहां पे देख रहे थे, तो कह रहा है मैंने 19 जीबी से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, और ऑब्वियसली ये मुझे अनलिमिटेड मिली हुई है, तो इसलिए उसने इनफाइनाइट का यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो वो मुझे कह रहा है 19.5 जीबी तकरीबन आपने डिस्क स्पेस यूज कर ली हुई है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मैं देखूं, वो मेरी जो वेबसाइट्स यहाँ पे पड़ी होंगी फाइल मैनेजर के अंदर, ये मेरा फाइल मैनेजर है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है ना, उसके अंदर आपकी चीजें पड़ी होती हैं, यहाँ पे भी इसी तरह मेरा फाइल मैनेजर है, उसके अंदर मेरी फाइल्स वगैरह पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे मैं चेक करता हूँ, जिस zenu.org मेरी एक वेबसाइट है, उसकी फाइलें, ये उसकी फाइलें पड़ी हैं। WP कंटेंट के अंदर मैं जाके चेक कर रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पे अपलोड्स के अंदर जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जी 2019 के अंदर क्या फाइलें अपलोड की गई हैं, छठे महीने के अंदर क्या फाइलें अपलोड की गई हैं, इस फाइल को मैं चेक करता हूँ, ये फाइल क्या है। तो ये देखें, ये एक फाइल है, ये एक तस्वीर है जो यहाँ पे अपलोड की हुई है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बच्चों की, और शायद उनका साथ टीचर खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ना, वो सारे फाइल मैनेजर है या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं आपके पास। ये देखें, ये आपकी एक तस्वीर अपलोड हुई है, ठीक है। और ये पूरा आपका फाइल मैनेजर है जहां से आप अपनी फाइल्स वगैरह को मैनेज कर रहे होते हैं। बाकी अभी ओबियसली आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी ये हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी सिर्फ आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं वो होस्टिंग डोमेन के हैं। ये सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको दिए हैं। बाकी ये फाइल मैनेजर कैसे होता है, क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बतानी है। स्टिल अभी मैंने आपको नहीं बताई। तो ये जब हमारा ये पढ़ने का वक्त आएगा तो ओबियसली ये तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं होस्टिंग डोमेन के। जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी अगर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे पूछे, मैं इंशाल्लाह मजीद उसको इलेबोरेट कर दूंगा। सर ये जो आपकी जो वेबसाइट एक्टिव है benaqab.com, जी जी, इसमें आप जो है वो 19 समथिंग जो है वो आप जीबी जो है डाटा इसमें अपलोड हो चुका है जी। सर। ये तो एक बहुत बड़ा डाटा है, बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा है इस पे कोई डेली अपडेट हो रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा रामिश, वो ऐसा है कि ये जो बेसिकली मेरी एक वेबसाइट नहीं है ये benaqab.com ना, ये प्राइमरी डोमेन है। मतलब एक मिनट अपना माइक म्यूट करें जरा, वो शोर आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हो ये रहा है कि जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक आपको प्राइमरी डोमेन भी मिलता है। यानी कि होस्टिंग का कोई नाम भी तो आपको, आप अगर कहते हैं कि फलानी होस्टिंग जो मेरे पास पड़ी है, अब मल्टीपल होस्टिंग्स भी तो आप खरीद सकते हैं ना, तो उस होस्टिंग की पहचान के लिए एक उसके साथ आप प्राइमरी डोमेन वगैरह लिंक करते हैं ताकि आपको वो उस नाम के साथ आपकी उस होस्टिंग की पहचान हो सके।
अब जब ये मैंने होस्टिंग खरीदी ना अनलिमिटेड प्लान 2, तो इसके साथ जो प्राइमरी डोमेन मैंने खरीदा वो benaqab.com था, जो शायद मुझे साथ फ्री मिला। तो हुआ ये कि अब इस होस्टिंग के साथ जब भी मैं इस होस्टिंग को पुकारना चाहूंगा, ये इस होस्टिंग को मैं पहचानना चाहूंगा, तो मुझे कैसे पहचान होगी यार? वो जो बेनकाब वाली होस्टिंग है ना, वो वाली, मतलब इस तरह से करके मैं इसको पहचान सकता हूँ या रिकॉल कर सकता हूँ। तो अच्छा, अब हुआ ये कि ये मेरी अनलिमिटेड होस्टिंग है, इसके अंदर मैं जितना मर्जी इस्तेमाल कर लूं। ये देखें यहाँ पे डिस्क स्पेस वो बता रहा है आपको कि भाई अनलिमिटेड है आपकी, ठीक है। तो ये जब इसका सी पैनल में अगर देखूं तो इसके अंदर ना एक चीज होती है एड ऑन डोमेन्स, यानी कि अब ये मेरी होस्टिंग है ना, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपके पास 16 GB स्पेस बची हुई है, या आपने मेमोरी कार्ड डाल लिया 16 GB का। तो 16 GB के अंदर आप जरूरी नहीं है कि आपने, मिसाल के तौर पे आपको जो है ना वो 16 GB मेमोरी कार्ड डालने की जरूरत क्यों पड़ी है? आपने अपनी किसी फैमिली फंक्शन को की रिकॉर्डिंग करनी थी, तो आपने वो 16 GB वाला जो मेमोरी कार्ड है वो डाल लिया। तो अब वो जरूरी नहीं है कि वो फैमिली फंक्शन ही सारा 16 GB का होगा। अब जारी बात है वो 16 GB का फैमिली फंक्शन, उसमें से कोई 2-4 GB आप वो रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी आप अपनी कोई वीडियोस वगैरह, कोई आप ऑडियोज, कोई आप जो भी आपकी तस्वीरें वगैरह, वो सारा कुछ डाउनलोड करेंगे आप, वो उसकी स्पेस होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट नहीं पड़ी हुई, मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स पड़ी हैं इस एक होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मेरे पास वेबसाइट्स कितनी पड़ी हैं, तो इतनी वेबसाइट्स पड़ी हैं। ये जैसे ये देखें, seherfoundation.org ये एक वेबसाइट पड़ी है, zenur.org ये एक वेबसाइट पड़ी है, ऐसे मेरे पास benaqab.com ये एक वेबसाइट पड़ी है, bbcpknews.com ये एक वेबसाइट पड़ी है। अच्छा, इसमें अगर मैं पब्लिक में जाके देखूं तो googleustad.com एक वेबसाइट पड़ी है, nooreazal.org एक वेबसाइट पड़ी है, smileglobal.pk एक वेबसाइट पड़ी है, student1, student10, student11, student12 ये सारी अलग अलग वेबसाइट है। ये इवन ये देखें स्टूडेंट 38, 39 तक ये सारी मेरे पास अलग अलग वेबसाइट्स पड़ी हैं। ये मैं जो मेरा पिछला बैच चल रहा है उनकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी इसी अकाउंट पे हो रही है। तो ये उन सब की वेबसाइट्स इसी अकाउंट पे पड़ी हुई हैं। तो हो ये रहा है कि मेरे पास इस एक होस्टिंग पे बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इतना डाटा, ये 19 GB से ज्यादा का डाटा इस्तेमाल हो रहा है। बात की समझ आई है? मतलब सर हम अनलिमिटेड प्लान लेकर जो है वो उसमें मल्टीपल डोमेन्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, एक आपने होस्टिंग ले लिया है, अब ये भी बेसिकली एक होस्टिंग का फीचर है एक तरह से ना। मैं चले ये एक और चीज हमारी डिस्कशन के अंदर आ गई है, तो मैं ये आपको दिखा ही देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये मोर डिटेल्स के अंदर हम देखते हैं ताकि हमें सारा, सर जैसे सब डोमेन होती है। नहीं, सब डोमेन एक अलग चीज है और एड ऑन डोमेन एक अलग चीज है। मैं वो भी चलें अभी बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये प्लान 1 है आपके पास 1000 MB वाला, यही हम बाहर देख रहे थे वो दूसरे उनके होम पेज के ऊपर। अच्छा, ये 1000 MB वो कह रहा है इसमें आपको मिलेगा ये डिस्क स्पेस, ठीक है। इसके अंदर ये आपको कह रहा है अलाउड डोमेन्स, ये अलाउड डोमेन्स का सेक्शन है, ठीक है। ये प्लान 1 जो हम 2880 रुपए वाला देख रहे थे, उसके अंदर ये हमें 1000 MB डिस्क स्पेस मिल रही है और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर मिल रही है। लेकिन उसके साथ हमें अलाउड डोमेन इसके अंदर सिर्फ एक है, यानी कि अगर हम फ्री डोमेन साथ एक रजिस्टर कर लेते हैं ना, तो सिर्फ वही एक हम डोमेन रख सकते हैं, उसके अलावा हम कोई डोमेन नहीं इसके अंदर बना सकते। इसके अंदर हम कोई और डोमेन नहीं पार्क कर सकते, कोई और डोमेन नहीं रख सकते। तो असल में डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का साफ साफ मतलब ये है कि हम उसके अंदर कोई और वेबसाइट भी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक होस्टिंग के अंदर हम मल्टीपल वेबसाइट्स रखना चाहें तो वो आप यूं कह लें कि एक से ज्यादा डोमेन्स आप रखना चाह रहे हैं। यानी सर अगर हमारे पास 2 से ज्यादा या ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो हाँ, हम सिर्फ एक होस्टिंग उनकी बना के देंगे वेबसाइट, अच्छा, यानी अलग अलग वेबसाइट हम बना के दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इस यही आपको एक चीज बताता हूँ।
अब ये जो प्लान 2 है इसके अंदर देखें आपके पास ये 10 ये सॉरी ये जो अलाउड डोमेन्स हैं ये 3 हैं। प्लान 3 के अंदर आपके पास अलाउड डोमेन 5 है और प्लान 4 के अंदर अलाउड डोमेन 7 है। और यहीं पे एक इनके अनलिमिटेड पैकेजेस भी हैं। तो अनलिमिटेड पैकेजेस के अंदर यहाँ पे अगर देखें तो इनके अलाउड डोमेन एक इनका पैकेज है उसके अंदर एक है, एक इनका पैकेज है उसके अंदर 10 है और एक इनका पैकेज है उसके अंदर अनलिमिटेड है। सब के अंदर डिस्क स्पेस अनलिमिटेड है, लेकिन उनके अंदर अलाउड डोमेन जो है ना एक के अंदर एक है, एक के अंदर 10 है, एक के अंदर अनलिमिटेड है। और जो मैंने पैकेज परचेज किया हुआ है ना वहां पे जो आपको अभी दिखा रहा था वो ये वाला है, ये अनलिमिटेड प्लान 2 है जिसके अंदर मुझे डिस्क स्पेस अनलिमिटेड मिली है और अलाउड डोमेन जो है ना 10 मिले हुए हैं। तो ये 10,460 रुपए का ये पैकेज है इनका, समझ आइए। तो सर ये जैसे ये आपका एनुअली जो है 17,000 राउंड अबाउट है इसकी, तो अब ये इसमें तो हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स है। अब आपने जो है बहुत सी वेबसाइट जो है वो डेवलप की हुई है इस पर जी। अब जो आप अपने क्लाइंट से जो रिन्यू करवाने के लिए जो आप चार्ज करते हैं हाँ, तो फिर आप मैं ये देखते होंगे कि ये बात बताने लगा था, सुनिएगा। अब होता क्या है होता क्या है कि आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी एनुअली आपको 2880 रुपया पे करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। वो कह देता है कि ठीक है यार मैं पे कर दूंगा। अब उसको कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें कि अपने ईमेल पे या अपने जीमेल पे आप अकाउंट बनाएं, उससे होस्टिंग और डोमेन परचेज करके मुझे दे दें, मैं आपकी डोमेन और होस्टिंग जो है ना लगा देता हूं। अब मिसाल के तौर पे उसकी वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, 1000 MB से ऊपर जा रही है, तो उसको ओबियसली कोई बड़ा पैकेज खरीदना पड़ेगा, उसके 3-4 हजार या 5,000 रुपया उसका लग रहा होगा। तो वो कहता है यार ठीक है मैं आपको सालाना जो है ना 5,000 दे दूंगा, आप ऐसा करो कि ये आप खुद ही मैनेज करो, इसको जैसे मर्जी मैनेज करो। अब उसको तो नहीं पता इस बात का कि भाई मेरे पास से या आपसे वो करवा रहा है तो आपके पास पहले से एक अनलिमिटेड होस्टिंग पड़ी हुई है, तो आप उसका डोमेन उसी के ऊपर लगा देंगे। उसको तो ऑब्वियसली उसकी वेबसाइट चलती हुई चाहिए ना, उसको तो और किसी बात से कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो तो क्लाइंट तो सिर्फ यही आपसे सर्विस चाह रहा है कि उसकी वेबसाइट उसको चलती हुई मिले, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो पेड होस्टिंग है, आप जो आपके पास अनलिमिटेड होस्टिंग है, आप उसका सिर्फ डोमेन खरीदते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं। अब डोमेन ओबियसली सस्ता मिल जाता है। डोमेन आपने वो देखा ना .com 1500 कुछ में था, तो आप .com उसका डोमेन मिसाल के तौर पे 1500 रुपए में खरीद लेते हैं और फिर अपनी होस्टिंग के ऊपर लगा देते हैं, और क्या होता है कि उसकी वेबसाइट भी चल जाती है, उसका वो सारा, और आप उससे इजाफी 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं होस्टिंग डोमेन का, और वो सालाना आपको पे करता रहेगा। और आपकी तो एक अनलिमिटेड है ही है। मिसाल के तौर पे आपने ये एक दफा अनलिमिटेड प्लान 2 खरीद ली है, अब ये 10 लोगों से आप 5-5 हजार चार्ज कर रहे हैं, 10 आपने क्लाइंट्स इसके ऊपर पार किए हुए हैं, तो आप टोटल जो सालाना पे कर रहे हैं वो 10,000 है, जबकि आपकी जो वो होगा ना अल्लाह भला करे, आप जो कलेक्ट कर रहे होंगे वो शायद 40-50 हजार कलेक्ट कर रहे होंगे क्लाइंट्स से, ठीक है। मतलब हर क्लाइंट आपको 4,000-5,000 एनुअल पे कर रहा होगा, लेकिन आप जो एनुअल आगे पे कर रहे हैं वो सिर्फ 10,000 है, और वो इस वजह से है कि आपने जो अपनी होस्टिंग अनलिमिटेड ली हुई है, तो उसके ऊपर आपने सब क्लाइंट्स को रखा हुआ है, तो ये आपको मतलब फायदा हो जाता है इस तरह से। जी आई समझ।